आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेफिनेशन। इट इज़ सडन ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स या आर्टरी ड्यू टू एनी एम्बोलस। तो इसमें क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें सडन ब्लॉकेज होता है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी का, ड्यू टू एनी एम्बोलस यानी किसी भी एम्बोलस की वजह से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये क्यों होता है, जो मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, जो लेग्स होते हैं डीप वेन होती है उसके अंदर, तो उसमें क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट। वो क्या करता है, ट्रेवल करता हुआ हार्ट तक आ जाता है। और जब हार्ट तक आता है तो हार्ट से क्या होता है कि हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या करता है, लंग्स की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। जो लंग्स होते हैं उसकी जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ये ट्रैप हो जाता है और वहाँ पर क्या करता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इन मोस्ट केसेस blood clot develop in the leg veins and travel to the heart and finally trap to the pulmonary artery। मतलब कि क्या होता है, लेग की वेन में फॉर्मेशन होता है इसका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और वो हार्ट के थ्रू ट्रेवल करता हुआ लंग्स तक चला जाता है और वहाँ पर ब्लॉकेज कर देता है। इसे होता है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी कॉजेज होती है, इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट डीवीटी मोस्ट कॉमनली होता है, डीवीटी की वजह से होता है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये लेग्स के अंदर या कहीं और डीप वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, हार्ट के थ्रू ट्रेवल करता हुआ लंग्स के अंदर जाकर ब्लॉकेज कर देता है। पेट एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, यानी पेट का एम्बोलिज्म जाता है और ट्रेवल करता हुआ क्या करता है, लंग्स की या जो आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक कर देता है। एयर एम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म की होता है आईवी इन्फ्यूजन के दौरान हो सकता है। मेजर सर्जरीज की वजह से भी हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है ब्लड क्लॉट या फिर और कोई भी एम्बोलिज्म हो। सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, इस डिजीज की वजह से भी प्लूरल एम्बोलिज्म हो सकता है। फैक्टर 5 लीडन जेनेटिक फैक्टर होता है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है प्लूरल एम्बोलिज्म हो सकता है। ये एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये जेनेटिक फैक्टर होता है। पल्मोनरी प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से क्या होगा कि जो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट बनने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है वेंस में, और फिर वो जाके लंग्स में ट्रैप हो जाता है और वो उसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूटेराइन जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग क्या होता है, रिस्पेक्टर होता है, क्योंकि ये वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर को डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है। तो किसी भी फैक्टर की वजह से क्या होगा कि वीनस सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लॉट इन वीनस सर्कुलेशन वो क्या होगा, सर्कुलेशन के थ्रू राइट एट्रियम तक पहुंच जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंच जाएगा, और वहां से पहुंचने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा, वहाँ पर जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा। एक बार फिर देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो वीनस सर्कुलेशन होता है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, वो सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट के राइट चैम्बर तक चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है। मतलब पल्मोनरी यानी लंग्स में जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पर चला जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाके ब्लॉकेज कर देता है, और उसे क्या होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन अराइज होती है। आगे देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स, मतलब इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। पहला है सडन सीवियर डिस्निया, डिस्निया भी देखने को मिलता है इसमें। लंग्स की कंडीशन में अधिकतर में डिस्निया होता है। शार्प यूनिलेटरल चेस्ट पेन अर्ली साइन होता है ये। शार्प यूनिलेटरल मतलब जिस तरफ भी ब्लॉक हुआ है उस तरफ, यूनिलेटरल यानी एक साइड में चेस्ट पेन होता है, मतलब जिस तरफ भी ब्लॉकेज हुआ है उस तरफ शार्प पेन होता है। डिस्टेंडेड नेक वेन, ये लेट साइन होता है, ये लेट अपीयर होता है। डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक वेन होती है उसमें वो डिस्टेंडेड दिखती है। शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथिंग की। टेकिकार्डिया और टेकिपनिया, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होती है, टेकिकार्डिया और टेकिपनिया हो जाती है। सिंकोप, पेलर और स्वेट भी हो सकती है, क्योंकि जो डिस्निया होता है उसकी वजह से सिंकोप या पेलर और स्वेट भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बिगड़ सकता है ब्लड में, इस वजह से हो सकता है। वो इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है। ये नॉर्मली कितना 25/10 mm/g नॉर्मल होता है, इससे भी ये बढ़ सकता है।
अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस, यानी इसमें कौन कौन से लेबोरेटरी डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें मॉस्कल्टेशन वगैरह और भी बहुत कुछ करते हैं ताकि उसके ब्रेथ साउंड का, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया का, इनका पता लगाया जा सके। पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं इसमें, सबसे मतलब मोस्ट कॉमन होता है ये, क्योंकि इसमें इससे ही कन्फर्म होता है कि ये क्या होता है ये। नेक्स्ट हम करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। मतलब एंजियोग्राफी में क्या करते हैं हम, पल्मोनरी की जो एंजियो यानी वेंस होती है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है, वेंस नहीं ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, डाई इंसर्ट करते हैं। जब डाई इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि यहाँ पर एम्बोलिज्म है तो डाई इंसर्ट करी हमने, और डाई इंसर्ट करने के बाद जब हम एक्सरे या फिर जिसके भी थ्रू हम पता करते हैं, तो उससे एक्सरे हम लेने के बाद पता क्या करते हैं कि जो ये वेसल्स होती है इसमें यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज वो आसानी से दिख जाता है उसके थ्रू, जो डाई इंसर्ट की है उसके थ्रू। तो वो डाई यहाँ से दिख जाएगी यहाँ से, तो ये यहाँ से अलग ही फील होगा ये एम्बोलिज्म, तो इससे पता चल जाएगा पल्मोनरी एंजियोग्राफी से। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर असेस कर सकते हैं हम। ये क्या होता है, इंक्रीज मिलेगा। डी डायमर ऐसे टेस्ट होता है, जो डी डायमर होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड में, ये 500 नैनोग्राम से पर लीटर से कम होता है, यानी कि 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होता है। तो ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं पेशेंट की, जिससे कि मतलब ब्लड क्लॉट का पता चल जाता है। PTINR कर सकते हैं, PTN प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल रेशियो होता है ये, इसका पता कर सकते हैं। APTT कर सकते हैं। CT BTN क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम भी चेक कर सकते हैं। ESR और CRP रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट और इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट भी उसकी पेशेंट की कर सकते हैं। ECG कर सकते हैं ताकि कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटी हो तो पता चल जाए। चेस्ट एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है। ABG एनालिसिस करते हैं पेशेंट का, इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता चल जाता है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करती है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। फर्स्ट एंटी कोगुलेंट, ये क्या करती है, जो ब्लड क्लॉट होती है उसको आगे, मतलब कोई भी ब्लड क्लॉट होता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड में क्लॉट बनने से रोकती है ये मेडिकेशंस। तो इसमें पेरिन देते हैं मोस्टली, जिसे लोनॉक्स भी बोलते हैं। इसे हम APTT टेस्ट के द्वारा फॉलो करते हैं, मतलब इसका लेवल जांच करते रहते हैं बार बार, ताकि इसके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है इस वजह से। तो APTT टेस्ट से इसे फॉलो किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि जो प्लेटलेट्स होती है उसका नंबर में डिक्रीज हो जाना। और यदि इपेरिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका हम इपेरिन का एंटीडोट देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट, यानी कि इपेरिन की टॉक्सिसिटी की कंडीशन में प्रोटामाइन सल्फेट हम दे सकते हैं। वारपेरिन या डेबिगाट्रेन एटिक्सिलेट हम ये भी दे सकते हैं। इसके अंदर ये क्या करती है, एंटीकोगुलेंट होती है, मतलब क्लॉट बनने नहीं देती। और इसे हम PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन इंटरनेशनल रेशियो के थ्रू फॉलो करते हैं, इस टेस्ट के थ्रू करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका GI ब्लीडिंग और नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग हम एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग को फेवर करती है थ्रोम्बोलाइटिक्स, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, GIT में ब्लीडिंग हो सकती है और नोज ब्लीडिंग हो सकती है। और इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं कि जो वेना केवा फिल्टर भी इस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसे अम्ब्रेला फिल्टर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो इन्फीरियर वेना केवा होता है, जैसे कि इन्फीरियर वेना केवा है, हम यहाँ पर अम्ब्रेला फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। अम्ब्रेला फिल्टर अप्लाई करने से क्या होता है, जो डीप लेग वेन में जो ब्लड क्लॉट ट्रेवल करता हुआ हार्ट के थ्रू जा रहा था लंग्स में, उसे ये जैसे ये एम्बोलिज्म आया, तो इस एम्बोलिज्म को यहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है ताकि ये आगे ना बढ़े और कॉम्प्लिकेशन ना राइज करे। 100% ऑक्सीजन देते हैं इसके अंदर, मॉर्फिन देते हैं ताकि पेन में रिलीफ मिले, 5 to 10 मिलीग्राम IV। पोजीशन देते हैं हम इसमें ड्यूरेंट मैनोवर का यूज़ करते हैं हम पोजीशन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन के साथ साथ ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। मतलब कि ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जो बेड होता है बेड लेवल, ये प्लेट ना होकर क्या करते हैं, पेशेंट के हेड होता है उसके लेवल को, हेड लेवल को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, और जो पेशेंट के लेग होते हैं इसके इस तरफ बेड को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं।
इसके लिए हम सर्जरी भी कर सकते हैं, जैसे एम्बोलेक्टोमी। एम्बोलेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉट, मतलब इस सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देते हैं।